प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में ऑलरेडी जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, बहुत बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज। ये ऑलरेडी टेस्ट सीरीज का 15 नंबर टेस्ट अभी जो मंडे को हुआ था 11 तारीख को, 11 मार्च को, उसका सोल्यूशन आज हम कराने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट का पहला पार्ट, इसमें जो सिलेबस था, ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें कि होल इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सिंपल सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूरे इलेक्ट्रिसिटी से आपको एग्जाम में मिलते हैं। पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपको बढ़िया से तैयार कर लेनी चाहिए। अब देखा जाए तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े दिख रहे थे, लेकिन वो भी 2-2 लाइन का सोल्यूशन थे, लेंदी सोल्यूशन किसी का भी नहीं था। इसलिए इस टेस्ट को, पेपर को आप सॉल्व करके आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको जरूर आप देखिए, उसके एनालिसिस कीजिए, उसका इंप्रूवमेंट कीजिए, सुधार कीजिए, जिससे कि एग्जाम में आप गलत ना करें। तो गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को स्टार्ट कराने जा रहे हैं, सॉल्व कराने जा रहे हैं क्वेश्चन टेस्ट नंबर 15 का। आज 15 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। इसी तरह से 15-15 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में सोल्यूशन अपलोड होता है, तो तीनों सोल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और अगले टेस्ट का इंफॉर्मेशन अतिशीघ्र आप लोग को मिल जाएगा, तुरंत दे दिया जाएगा अगले टेस्ट का। उसको आप तैयार कीजिए, जिससे कि अगला टेस्ट आपका बढ़िया से हो और रिवीजन आपका हो जाए। क्योंकि अगले टेस्ट में जितने टेस्ट हो चुके हैं वो कंप्लीट अगला टेस्ट में आएगा, अभी तक जितने टेस्ट हो चुके हैं, जिससे कि आप जो उसके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट भूल गए हैं वो फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगला टेस्ट एक तरह से आपका रिवीजन टेस्ट होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, देर ना करें, इसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के, सिंपल सर्किट के, कैपेसिटेंस के, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और सिंपल सर्किट के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए रीजन 10⁻19 अल्फा पार्टिकल एंड 10⁻19 प्रोटॉन मूव इन द लेफ्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। इस तरह से इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। ओके, तो 10⁻19 अल्फा पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो लेफ्ट डायरेक्शन जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, कितने 10⁻19 अल्फा पार्टिकल्स, और उसके बाद से 10⁻19 प्रोटॉन भी जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। देखो प्रोटॉन, इनकी भी संख्या है 10⁻19 प्रोटॉन, ये भी जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, देख लो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं 10⁻19, लेकिन ये जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में। देखो लेफ्ट से किधर जा रहे हैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन है इनकी भी संख्या है 10⁻19, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इनका मोशन लेफ्ट से राइट की तरफ है। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो कह रहा है पर सेकंड में कितना करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं पॉजिटिव चार्ज, करंट प्यारे बच्चों उसी डायरेक्शन में बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मोशन करते हैं, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें हम देखें तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, तो ये करंट इधर बनाएगा अपने मोशन के डायरेक्शन में, प्रोटॉन भी करंट इस डायरेक्शन में बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट टू राइट है, तो इसका करंट बनेगा राइट टू लेफ्ट। तो एक खास बात आप देख रहे हो, पर सेकंड हम लोग को करंट बताना है, डायरेक्शन बताना है, तो क्या तीनों करंट सम नहीं हो जा रहे हैं? तो तीनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। इसलिए जो टोटल करंट होगा आई, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये हो जाएगा N, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q का आसान पे NE, लेकिन यहां पर अल्फा है तो N इंटू अल्फा अपॉन T, प्लस प्रोटॉन है तो N इंटू प्रोटॉन अपॉन T,
प्लस इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू इलेक्ट्रॉन अपान टी। अब ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन अल्फा क्या होता है प्यारे बच्चों, 2He4 होता है। इसलिए इसका जो एटॉमिक मास है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 2 है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ से हो जाएगा n और अल्फा के स्थान पे 2e लिखना पड़ेगा कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे T प्लस n, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर होता है, तो Ne अपान टी प्लस Ne अपान टी। तो ये हो गया 2Ne प्लस Ne प्लस Ne मिलके 4Ne अपान टी। 4 रहने दें, n है 10 पावर 19, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 पर सेकेंड देखना है, तो 1 सेकेंड रख दें, इसको इससे कैंसिल कर दें। 16 इंटू 4 64 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया। इसका मतलब जो करंट आया 6.4 एम्पियर आया, और डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट से लेफ्ट। ओके, तो आइए बेटा देख लीजिए आंसर। देखो 6.4 टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। देखो 6.4 यहाँ राइट डायरेक्शन में दिया है और यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार रहने चाहिए, खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। आप जल्दी जल्दी में गलती क्या करोगे, ये नहीं ध्यान दोगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो होता है, उसमें से क्या करोगे I1 प्लस I2 सम करके I2 I3 को माइनस कर दोगे। नहीं, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तीनों का करंट एक ही डायरेक्शन बन रहा है, तो और आसान हो गया ये। बताओ ऐसे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन को आप सही किए होंगे। जो बच्चे इसको सही किए होंगे कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट जरूर करेंगे, मैसेज जरूर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन, इसलिए सब क्वेश्चन दिए गए थे कि आप लोग इसको तैयार करो प्यारे बच्चों। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसमें एक कंडक्टर है, इसमें आप देख रहे हो कि इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है, देख रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसमें 2n है और इसमें क्या है n है। इसका एरिया a है ना, एरिया भी दिया है ना, देख लो एरिया a, और इसका एरिया कितना दिया है 2a। ओके, और ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VL है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये VR है। तो VL और VR का ये क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, रेशियो पूछ रहे हैं। तो अगर हम लोग रेशियो निकालना है तो ये करंट जो फ्लो होगा, यहाँ एरिया ज़्यादा है यहाँ एरिया कम है, लेकिन करंट दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो आंख बंद करके दोनों साइड में करंट को हम लोगों को बराबर कर देना है। लेफ्ट साइड का करंट बराबर राइट साइड का करंट, दोनों तरफ का करंट बराबर होगा। अब I का फॉर्मूला लगा दें हम लोग, I इज इक्वल टू NEAVD। देख लो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लगा दो, I इज इक्वल टू NEAVD, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू NEAVD जो अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू n के स्थान पे 2n लिखो कि उसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 2 दिया है, E रहने दो, एरिया A लिखो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VL लिख दो, इज इक्वल टू, आप देखो ना इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 2n है, यहाँ का n है, यहाँ एरिया A है, यहाँ 2a है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n, E को E रहने देंगे, एरिया 2a रख देंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे अब VR लिख देंगे। देखा जाए तो n से n कट जा रहा है, E से E यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, एरिया से एरिया यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से 2 भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और राइट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सेम है। आओ देखते हैं कौन सा आंसर सही है। हाँ देख लो 1 आंसर दिया है, रेशियो। I इज इक्वल टू क्या अप्लाई कर देना है, NEAVD। एक ही कंडक्टर में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता है ना तो करंट आंख बंद करके बराबर करके सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि करंट का कॉन्सेप्ट है क्या कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट हर जगह क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज VD, है ना। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी कंडक्टर में VD है। अब कह रहा है व्हेन करंट इज I इज फ्लोइंग इन इट इफ द बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले आप लगा दो I इज इक्वल टू NEAVD अप्लाई कर लो, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
इसके बाद से अब करंट को क्या कर देना है, डबल कर देना है। देखो करंट को डबल कर दो, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू एन ई और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दो क्योंकि रेडियस को चेंज कर रहा है। डिफ्लास्टी वीडी लिख लो, इसको कह दो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लो, इसको हटा देते हैं। अब करंट को डबल कर लो, चलो 2i लिख दिया। एन वही है, ई भी वही है, पाई वही है, लेकिन रेडियस और करंट दोनों को डबल किया है। तो करंट डबल किया है और साथ में रेडियस भी डबल किया है। तो यहाँ जब रेडियस को डबल करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर और डिफ्लास्टी वी डी डैश यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट में सेकंड से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 1/2। हाँ, ये सब कैंसिल हो रहा है, सारे वैल्यूज कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ से आ गया VD/4 VD डैश। ओके, तो यहाँ से 2 से 4 भी कट गया, यहाँ 2 आ गया, तो जो VD डैश बाद में जो डिफ्लास्टी आया, आप देख रहे हो कि VD अपान कितना आ गया, 2 आ गया, डिफ्लास्टी बाद में आधा हो जाएगा और ये आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन डिफ्लास्टी के हैं, इसलिए डिफ्लास्टी पे क्वेश्चन दिए गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिंपल सर्किट में आप विश्वास नहीं करोगे बेटा, अक्सर डिफ्लास्टी पे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन डिफ्लास्टी। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, I इज इक्वल टू यानी ये VD होता है ना, तो डिफ्लास्टी ये सारा कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है, तो डिफ्लास्टी देखो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप डबल कर दे रहे हो, 2V कर दे रहे हो, तो करंट I से क्या हो जाएगा, डबल 2I करंट हो जाएगा। और जब करंट डबल हो जाएगा तो जो डिफ्लास्टी बाद वाला है पहले वाले के डिफ्लास्टी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट डबल हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बाकी सारे टर्म क्या हैं, कांस्टेंट है, इसलिए डिफ्लास्टी भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डबल हो जाएगा। तो डिफ्लास्टी के पर्याप्त क्वेश्चन दिए गए थे, बस उसको सीखने के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। तो सबको पता है कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी जो सिग्मा होता है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ऐसा ग्राफ ये देखो दी है क्योंकि ये दोनों इनवर्सली होते हैं, और इनवर्सली होने के कारण हाँ, इनका जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग फिगर द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। देखो 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है, तो पहले ये देखो कि 15 ओम में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का देखो टोटल करंट कितना है, I है। आप देख रहे हो कि इसका 4 से डिवाइड, इसका रेशियो लो, देखो 20/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और यहाँ पर 50/10 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये रेशियो बराबर है, इसलिए ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें यहाँ से जो करंट आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि आतंकवादी है, क्योंकि सर्किट बैलेंस है। और सर्किट को बैलेंस कैसे पहचाना जाता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 से। ओके, तो इस तरह से कितना आसानी से, अब देखो इधर 24 ओम रेजिस्टेंस है, इधर 60 ओम रेजिस्टेंस है, करंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। और सबको पता है कि जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो I1 और I2 का जो रेशियो होगा, R2 और R1 का रेशियो हो जाएगा। R2 60 है और R1 क्या है प्यारे बच्चों 24 है। I1 हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। चुटकी बजा के आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो आओ बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो I1 और I2 का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली डिवाइड होगा, R2 और R1 का रेशियो से डिवाइड होगा। तो यहाँ से जो I1 और I2 का रेशियो हो गया, R2 का वैल्यू आओ आप देख लो, इधर रेजिस्टेंस है 60, इधर रेजिस्टेंस है 24, तो ये हो जाएगा 60 और 24 का रेशियो। इसको यहाँ से आप क्या करो, कैंसिल कर लो।
तो ये आ जाएगा 5 और 2, 5 और 2 का रेशियो हम लोग को I1 फाइंड करना है, 4 ओम में करंट फाइंड करना है, तो इसका रेशियो आ गया 5 अपान दोनों का सम आ गया 7 इंटू टोटल करंट आ गया 1.4, इसे ये कट करके 0.2 आ गया, 0.2 इंटू 5 इक्वल टू कितना एम्पियर आ गया, देखो 1 एम्पियर। कितना आसानी से रेशियो मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और देखते हैं कौन सा आंसर है, देखो 1 एम्पियर आ गया, इसमें करंट तो जा नहीं रहा है, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, रेशियो मेथड से करंट को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। देयरफॉर रेशियो मेथड इज आल्सो नोन एज सदाबहार मेथड। सदाबहार मेथड से, रेशियो मेथड से चुटकी बजा के आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराने में, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो थोड़ा सा आप काम कीजिएगा कि थोड़ा वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिएगा, बस लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि चूंकि क्वेश्चन सामने है तो ऐसे आपके जो दोस्त मित्र भी हैं और भी जो बच्चे हैं वो भी क्वेश्चन को देखें और सॉल्यूशन को देखें, जिससे को भी सीखें, उनका भी बेनिफिट हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 एंड E2 विल बी। E1 और E2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब E1 और E2 का पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें रेजिस्टेंस लगाया है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो E1 का जो EMF है 4 वोल्ट है, E2 का EMF 8 वोल्ट है, तो ये अपना टर्मिनल वोल्टेज देगा, EMF तो देगा नहीं, क्या देगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो वही कुल मिला के टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू पूछ रहा है। अब करंट फ्लो कराने के लिए हमने मेथड बताया था कि देखो इसका EMF 8 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, तो जिसका EMF ज्यादा होता है उसके प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट इसमें फ्लो होगा। अब करंट निकालने के लिए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस निकालने में आप देख सकते हो कि ये 4.5 है, तो आ गया 4.5 और प्लस 6 और 3 मिलके पैरेलल में हो जाएगा 2 और प्लस ये हो गया 1 और ये 0.5 इक्वल टू 1.5, तो ये आ गया बेटा 6 और 2 मिलके 8 ओम का रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आ गया। तो करंट आ गया I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का वैल्यू है, यहां पर हम लोग करंट फाइंड कर लें। करंट फाइंड करने के लिए जो नेट EMF है, V नहीं है E है ना, नेट EMF, तो नेट EMF E अपॉन R। नेट EMF देखो ये प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ प्लस टर्मिनल से करंट अंदर जा रहा है, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल चार्ज हो रहा है, तो टोटल EMF हो जाएगा 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 क्या हो जाएगा, माइनस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर का करंट आ गया। अब अगर हम लोग देखें कि E1 सेल का टर्मिनल वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल बताना है, तो ये जो है ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि प्लस टर्मिनल से करंट अंदर जा रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो चार्ज हो रहा है उसका टर्मिनल वोल्टेज हम लोग अलग मेथड से निकालते हैं। तो पहले वाले सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, पहले वाले सेल का है ना, तो पहले वाले सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा प्यारे बच्चों V1, तो ये चार्ज हो रहा है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस IR1, और दूसरे वाले सेल का टर्मिनल वोल्टेज वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E2 माइनस IR2। ये टर्मिनल वोल्टेज निकालने का तरीका है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में। तो हो जाएगा 4 प्लस 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिए हैं देख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है 0.5, तो यहाँ पर रख दो आप, यहाँ 0.5 रख दो, तो ये आ गया 4.25 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज, और ये हो जाएगा 8 माइनस 0.5 इंटू 1, तो ये आ गया 8 माइनस 0.5, तो ये आ गया 7.5 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज। तो जो सेल आप देख रहे हो, आंसर देखते हैं, हाँ आंसर यहाँ पर दिख रहा है, देखो 4.25 एंड 7.5। तो जो सेल डिस्चार्ज होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम आता है, जो सेल चार्ज होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, इन RC सर्किट कनेक्टेड विद DC सोर्स। देखो RC सर्किट यानी जिसमें RC में जो स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट होता है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज मैक्सिमम जस्ट क्लोजिंग द स्विच। देखो जब सर्किट RC सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता है, स्टार्टिंग में, जैसे स्विच ऑन करते हो सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विच ऑन, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो ऐसे में उसमें सर्किट में करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि करंट विल बी मैक्सिमम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। एकदम सही बात है, स्टेटमेंट ये सही है।
In RC circuit, once the capacitor is fully charged, it offer infinite resistance to the flow of the current. एकदम सही कह रहा है, जब RC सर्किट में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस से बिहेव करने लगता है, उसका पेट एकदम भर जाता है कैपेसिटर का, शुरू में तो भूखा रहता है, उसके बाद से जैसे वो चार्ज होता जाता है, पेट जब भर जाता है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने देता, उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू। देखो ए ऑप्शन इसमें सही है। ओके, आरसी सर्किट आपका तैयार रहना चाहिए। आरसी सर्किट देखने में कंजेस्टेड लगता है लेकिन होता बहुत ही आसान है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कुल मिला के सेल 3 सेल लगे हैं, तीनों सेल का नेट ईएमएफ हम लोग को फाइंड करना है। तो नेट ईएमएफ फाइंड करने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों, ये दोनों देखो पैरेलल में है और भी ईएमएफ अलग अलग है, तो इनका पहले हम नेट ईएमएफ निकाल लें, है ना। तो पैरेलल में नेट ईएमएफ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपान 1/R1 प्लस 1/R2। तो E1 यानी 2/1 प्लस E2/R2 यानी 4/1 अपान 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/1 प्लस 1/1 मिलके हो गया 1 + 1 इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू कितने वोल्ट, 3 वोल्ट। ये इतना आ गया 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट किस में हो गए, देखो ना सीरीज में, देखो ये दोनों, ये सॉल्व करने पे 3 वोल्ट आ गया और ये भी 3 वोल्ट है ना। अब किरचॉफ लॉ कहता है कि जब इसमें किरचॉफ लॉ लगाओगे तो 3 वोल्ट मिलके कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। फिर से ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये दोनों मिलके कितना आ गया इस फार्मूले से, 3 वोल्ट। कौन सा फार्मूला, E1/R1 प्लस E2/R2 अपान 1/R1 प्लस 1/R2 से। उसके बाद से 3 और 3 किस में हो गए, सीरीज में। आंसर आ गया कितना, 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। कितना अच्छा बेटा, एमीटर वोल्टमीटर। भाई एमीटर क्या बताएगा, सर्किट में करंट बताएगा, बोलो। तो सर्किट में करंट बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हो। सर्किट में करंट निकालना है, एमीटर की रीडिंग अगर देखना है तो सर्किट का एमएफ है 6 अपान रेजिस्टेंस 10, देखो 10 + 1 तो मिलके कितना आ गया 11। तो 6/11 एम्पियर एमीटर की रीडिंग आ गया। 6/11, ये तो एक ही ऑप्शन, एक ही वैल्यू से करेक्ट आंसर मिल गया। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं तो बताओ बेटा इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ का रीडिंग 6 वोल्ट नहीं आएगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है, 6 वोल्ट से कम आएगा। तो यहाँ पर क्या करो, डिस्चार्जिंग का इसका टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो, और डिस्चार्जिंग का टर्मिनल वोल्टेज होता है E - IR। तो E का वैल्यू आ गया 6, I का वैल्यू 6/11 और R का वैल्यू आ गया 1, तो आ गया 66 - 6/11 इज इक्वल टू 60/11 वोल्ट का ये वोल्टमीटर की रीडिंग आ गया, जो कि टर्मिनल वोल्टेज है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हर क्वेश्चन से आप सीख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर तो इस बार कोर्स से हटा दिया है, लेकिन मीटर ब्रिज के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मीटर ब्रिज का कितना अच्छा क्वेश्चन है। R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं और नल डिफ्लेक्शन लेंथ प्यारे बच्चों L दिया है, तो जब L है तो यह क्या हो जाएगा 100 - L सेंटीमीटर, है ना। तो क्या बताया था मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट, मीटर ब्रिज के जो फार्मूला होता है, अलग से हम कोई फार्मूला नहीं लगाते हैं। मीटर ब्रिज को आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है this/this इक्वल टू this/this। इसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू L/100 - L। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि R2 और R1 को इंटरचेंज कर दो। देखो R1 R2 को इंटरचेंज कर दो तो नल डिफ्लेक्शन लेंथ जो L था वो हो गया 25, बढ़ गया, है ना, 25 बढ़ गया। तो आओ एक अलग डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि R1 R2 को हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। अब इधर कर देते हैं R2, इधर कर देते हैं R1, ओके। और यह है गैलोमीटर। अब क्या है कि इधर का लेंथ हो गया L + 25, और इधर का लेंथ जो था 100 - L, तो इसमें से 25 माइनस हो गया, तो ये आ गया प्यारे बच्चों L + 25, और इधर का जो लेंथ आ गया 100 - 25 यानी 75 - L आ गया। और फिर वही फॉर्मूला लगा दो this/this इक्वल टू this/this, तो अब आ गया R2/R1, है ना। R2/R1 इज इक्वल टू L + 25 अपान
75 माइनस एल, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन क्या मिला था, R1 अपान R2 इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस एल, ये पहला इक्वेशन मिला था। अब आप क्या करो, फर्स्ट सेकंड को बराबर कर लो, लेकिन बराबर तो है नहीं, ये R1 अपान R2 है, ये R2 अपान R1 है, इसलिए इसको तुम पलट दो, इसको पलट के R2 अपान R1 करके इसके बराबर कर लो। तो ऐसे में ये आ गया L प्लस 25 अपान 75 माइनस एल इज इक्वल टू, इसको पलट दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 100 माइनस एल अपान एल। अब यहाँ सॉल्व करके एल का वैल्यू हम लोग निकाल लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया एल स्क्वायर प्लस 25 एल, इसका मल्टीप्लाई करें तो आ गया 100 इंटू 75 माइनस 175 माइनस 75 एल, है ना, और फिर माइनस एल से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 100 एल, अब प्लस क्या आ गया एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये इधर आ गया तो 125 एल आ गया, और ये इधर आया तो 75 एल आ गया, तो मिलके हो गया 200 एल इज इक्वल टू 100 इंटू 75, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो नल डिफ्लेक्शन लेंथ आ गया 75 अपान 2 सेंटीमीटर। R1 R2 का रेशियो बताना है, तो अब यहाँ पर हम एल का वैल्यू अगर रख दें 75 अपान 2 तो हम लोग R1 और R2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से R1 और R2 का रेशियो L अपान 100 माइनस एल, एल का वैल्यू है 75 अपान 2 अपान 100 माइनस 75 अपान 2, तो ये आ गया 75 अपान 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 ऊपर चला गया और यहाँ से आ गया 200 माइनस 75, 2 से 2 कट गया, यह आ गया 75 अपान, इसको कर दो तो 125 आ गया, 25 से इसको कैंसिल कर लो तो 3 आ गया, ये कितना आ गया 5 हो गया, तो R1 R2 का रेशियो 3 अपान 5 आ गया। ओके, तो आओ इस पे देखते हैं आंसर 3:5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, देखो वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ रहा है इन द सर्किट शोन। आप ये देख रहे हो कि ये 20 है, 30 है, 30 है, 20 है, यानी ये रेशियो बराबर नहीं है, यानी सर्किट बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। जब अनबैलेंस होगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जो पोटेंशियल मान लो यहाँ ए है और यहाँ मान लो क्या है बी है, तो जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्टमीटर की रीडिंग होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि 2 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, 2 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस है 50 ओम, यहाँ भी रेजिस्टेंस है 50 ओम, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा। इसमें करंट अगर I1 होगा तो इधर का करंट क्या होगा I2 होगा, और I1 का वैल्यू कितना होगा भाई, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, देखो 2/50 ये आ गया, इधर भी आ गया कितना 2/50। अब किरचॉफ लॉ लगा लो, ए से चलो आके बी पर रुक जाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। किरचॉफ लॉ अप्लाई करने का हमने बताया था, चाय नाश्ता मेथड, चाय में नाश्ता मेथड अप्लाई कर दो, मतलब ए से चलो और बी पर आके रुक जाओ। तो यहाँ पर जब आप करंट चल रहे हो ए से बी पर, तो यहाँ करंट के अपोजिट चल रहे हो, इसलिए हो जाएगा प्लस I इंटू आर, आई का वैल्यू है 2/50 इंटू आर का वैल्यू है 20। आगे बढ़ो तो यहाँ करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, करंट हो गया 2/50 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर है 30 इज इक्वल टू बी पॉइंट पे रुकना है तो इज इक्वल टू VB। रुकने का मेथड हमने बताया था, जहाँ चाय नाश्ता करना है वहाँ इक्वल करके और वहाँ का पोटेंशियल लिख दो, रुक गए आराम से। तो देखो VA और ये आ गया प्लस 4/5 है ना, माइनस ये आ गया 6/5 इक्वल टू VB। तो हम लोग को VA माइनस VB फाइंड करना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। 6/5 इधर चला गया, 4/5 इधर चला गया, ये आ गया 2/5 इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कितना आसानी से निकल आया, कितना 0.4 वोल्ट। कई तरीका इसको सॉल्व करने का है ना, किसी मेथड से भी सॉल्व करो, वोल्टेज डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते थे। यह है 13 नंबर क्वेश्चन।
और 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब टोटल n रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू r है, सब सीरीज में कनेक्ट हैं, और एक सेल E है उसको कनेक्ट कर दिया है जिसका इंटरनेस्टेंस R है। अब करंट I दे दिया है, देख लो। तो पहले सीरीज में है तो I इज इक्वल टू और एक बैटरी से कनेक्ट है तो EMF हो गया E अपान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट हैं। तो यहाँ से आ गया E अपान R और ये आ गया n+1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, है ना, तो करंट 10I हो गया, तो n का वैल्यू बताना है। तो जब पैरेलल में आप कनेक्ट कर दोगे तो करंट हो गया 10I, EMF वही है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इंटरनल वही है, लेकिन अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/N, सीरीज में NR, पैरेलल में R/N। अब यहां से अगर देखा जाए तो E है, R कॉमन है, तो R कॉमन है तो यहां से बच गया n+1 अपान n बच गया, यहां से E है, n चला जाएगा न्यूमरेटर में अपान R, और यहां से आ गया n+1, ये आ गया कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन कितना आया था उसको भी यहीं लिख लो। तो फर्स्ट इक्वेशन था आया था I इज इक्वल टू E अपान R, I इज इक्वल टू E अपान R ब्रैकेट में n+1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया था। और फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करोगे, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर लो। तो सेकंड में जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ऐसे में ये देखो I से I कट गया, 10 बच गया, 10 इज इक्वल टू ये आ गया E इंटू n अपान R ब्रैकेट में n+1, ओके, इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करोगे तो ये पलट जाएगा R n+1 अपान E। तो n+1 से n+1 कट गया, R से R कट गया, E से E कैंसिल हो गया, यहाँ से n बच गया। तो जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 रेजिस्टेंस हैं टोटल, ओके, टोटल 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करा कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच एक क्यू चार्ज रख दिया तो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स है। तो फोर्स कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, F बराबर QE से, ओके, 10 न्यूटन का फोर्स है, Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक प्लेट रिमूव कर दें, तो एक प्लेट रिमूव कर दोगे तो एक ही प्लेट रह गया, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के रिस्पेक्ट में आधी हो जाती है। तो अब जो फोर्स होगा F डैश, Q वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, है ना। अब QE का वैल्यू 10 है और 10 में 2 से डिवाइड कर दें तो अब 5 न्यूटन का फोर्स बॉडी उस चार्ज पर लगेगा। तो आंसर है क्या, 5 न्यूटन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, यह 15 नंबर क्वेश्चन, A certain charge Q is divided into two part Q minus Q. How should be charge Q and Q be divided? मतलब क्या इनमें रिलेशन होना चाहिए कि ये जो दोनों चार्ज किसी दूरी पर रख दिए जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो इसका तो एक डायरेक्ट मेथड है कि किसी भी चार्ज को अगर बराबर बराबर डिवाइड करके किसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। तो बराबर बराबर की कहानी, यानी जो स्मॉल Q होगा कैपिटल Q का आधा आना चाहिए। तो स्मॉल Q कैपिटल Q का आधा, एक ही ऑप्शन देखो दिख रहा है, तो इसको बिना सॉल्व किए भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे अगर ये कॉन्सेप्ट आपके मन में है, ये जानते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको सॉल्व ही करना है तो भाई मैक्सिमा का कंडीशन आपको लगाना पड़ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक कैपिटल जो Q चार्ज है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें से स्मॉल Q चार्ज बाहर निकाल लिया। तो स्मॉल Q चार्ज बाहर निकाल लेगा तो Q आ गया और जो बचा वो कितना हो गया, देखो Q माइनस Q हो गया। यही तो कही रहा है क्वेश्चन में कि एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करके किसी दूरी पे दोनों को रख दिया, है ना। तो इस स्मॉल Q का क्या वैल्यू हो कि इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमा को प्राप्त करे। तो इसके लिए इनके बीच लगने वाला फोर्स आप निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K
और यहाँ से आ गया Q और यहाँ से आ गया Q माइनस Q अपान क्या आ गया प्यारे बच्चों R स्क्वायर। अब हम लोग को फोर्स क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और वेरिएबल इसमें क्या है, स्मॉल q, भाई कैपिटल Q में से स्मॉल q निकाल रहे हो तो ये बच रहा है। तो मैक्सिमा का कंडीशन है कि df अपान dq बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। भाई मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो तो आ जाएगा df अपान dq इज इक्वल टू कांस्टेंट k अपान r स्क्वायर बाहर आ गया और यहां से बच गया d अपान dq q ब्रैकेट में q माइनस q और मैक्सिमा के लिए इसको 0 कर दो तो आ गया k अपान r स्क्वायर और ये आ गया प्यारे बच्चों d अपान dq ब्रैकेट में कैपिटल Q स्मॉल q माइनस कितना आ गया q स्क्वायर, है ना, ये आ गया 0 इज इक्वल टू k अपान r स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो q बच गया, इसका डिफ्रेंसिएशन 2q बच गया, है ना, ये टर्म इधर जाके 0 हो गया इज इक्वल टू q माइनस 2q आ गया। इसका मतलब 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q आ गया। इसका मतलब देख लो कैपिटल Q का वैल्यू कितना आ गया, q/2 हो गया। इसका मतलब समझ में आया प्यारे बच्चों। किसी भी चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट में और किसी दूरी पर रख दो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमा को प्राप्त करता है। ये अगर कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व, समय की बचत होगी और आप एक्यूरेट आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस पूरे फर्स्ट सोल्यूशन ये जो कराया हमने फर्स्ट पार्ट, इसमें 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन आज हमने करा दिया। अब अगले वीडियो में आप देखिएगा कि 15 क्वेश्चन का और सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह से 3 वीडियो में 45 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका सोल्यूशन जरूर देखिए, उसके एनालिसिस कीजिए जिससे कि धीरे धीरे आपका सुधार हो और आप अपने सपने को पूरा कर सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।